नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुराधा महिला टीटी कॉलेज पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आगे अपन बात करते हैं आकलन, मापन और मूल्यांकन। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएड में, एसटीसी में तो आता ही आता है, उनके उसके पाठ्यक्रम में तो आता ही आता है। उसके साथ ही आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी ये जो है टॉपिक वो बहुत ही मायने रखता है, मतलब आता है, उसमें शामिल किया गया है आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मापन की, क्योंकि मापन के आधार पर ही हम जो है वो आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन के आधार पर कैसे? जैसे ये मापन है वो क्या है, मात्रात्मक होता है, ओनली मात्रात्मक। इसमें देखा जाता है कि बच्चे ने जैसे 10 में से 5 अंक प्राप्त किए हैं या 7 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे अंकों को देखा जाता है। फिर जैसे किसी बच्चे का जो है आईक्यू लेवल कितना है, आईक्यू लेवल जैसे किसी बच्चे का 70 है, किसी बच्चे का 80 है, किसी का 90 है, किसी का 110 है, तो आईक्यू लेवल ये माप है, एक अंकों में आ रहा है तो माप हो गया। इसके साथ ही जैसे हम किसी वस्तु को अपन जैसे गेहूं है, गेहूं की हम मात्रा अगर मापना चाहते हैं तो जैसे हम 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं ऐसे ही बोलेंगे ना, तो वो हो गया इसका माप। ऐसे ही दूध, कोई लिक्विड पदार्थ है, उसको हम मापना चाह रहे हैं तो वो 1 लीटर 2 लीटर ऐसे उसका माप आ जाएगा। तो माप जो है वो इन दोनों से पूर्व की प्रक्रिया है। फिर इसके बाद जैसे है ये आकलन। अब जो है आकलन जो है एक पूरे सेशन में चलने वाली प्रक्रिया, पूरे सत्र में ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये प्रक्रिया जो है वो एक शिक्षक को इस चीज़ में, एक शिक्षक को हेल्प करती है कि बच्चों ने अधिगम किया है या नहीं किया है, उसके उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, शिक्षण में कोई सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो है आकलन में देखी जाती है। इसके साथ ही जो यह आकलन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है योगात्मक आकलन और दूसरा होता है निर्माणी आकलन। योगात्मक जो आकलन होता है वो होता है लास्ट में जब डिसीजन देते हैं तो वो योगात्मक। इससे पहले होता है निर्माणी, क्योंकि बच्चे के पूरे दिन की एक्टिविटीज को देख के, पूरे दिन की क्रियाविधियों को देख के फिर लास्ट में जो है वो निर्णय दिया जाता है, वो होता है योगात्मक आकलन। तो ये जो है वो पूरे सेशन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके साथ ही ये जो मूल्यांकन जो है, ये मूल्यांकन मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो मात्रा शामिल की जाती है कि जैसे विद्यार्थी के कितने % अंक आए, तो यह हो गया मात्रात्मक। और फिर साथ में ये भी देखा जाता है कि पूरे साल भर में विद्यार्थी में क्या परिवर्तन आया है, क्या उसमें सुधार आए हैं, अगर उसने जो उसका अधिगम जो स्तर है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसके में जो अदर क्वालिटीज है, अदर जो गुण है, जैसे अनुशासन में रहना, बड़ों का कहना मानना, मूल्यों का उसमें विकास हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी मूल्यांकन में देखी जाती है। तो इस व्यू से ये गुणात्मक हो गया। तो जो मापन है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। और ये जो है ये क्या है कि जब पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ये होता है, पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाता है। आकलन कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान। और मूल्यांकन कब किया जाता है? पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोनों जो है वो मापन पे आधारित होते हैं। मापन पे कैसे आधारित होते हैं? जैसे सरकार ने कोई योजना बनानी है सरकार को, तो वो
सरकार को योजना कैसे बनाएगी? जैसे बीपी के कोई मरीज है, मतलब ब्लड प्रेशर के जो मरीज है, उनके लिए कोई योजना बनानी है, तो पहले सरकार क्या करेगी कि इसमें मेल प्लस फीमेल कितने हैं, तो मेल के आंकड़े वो प्राप्त करेगी, और फिर फीमेल के आंकड़े वो प्राप्त करेगी कि कितनी मेल है और कितने फीमेल है। फिर टोटल जो बीपी के जो मरीज है वो कितने हैं, फिर उनके अनुसार जो है सरकार कोई योजना बनाएगी। तो जो मूल्यांकन है वो मापन पे आधारित हो गया, और आकलन भी जो है जैसे कैसे आधारित है, जैसे बच्चे का हमें अधिगम स्तर पता करना है कि कितने बच्चे उच्च बुद्धि वाले हैं, कितने मंद बुद्धि वाले हैं और कितने मध्यम बुद्धि वाले हैं। तो उनकी जब हम संख्या ज्ञात करेंगे, उनका जब हम निश्चित जो माप है वो पता लगा लेंगे, तब जाके हम आकलन कर सकते हैं और तभी जाके हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इस मापन मूल्यांकन प्लस इस आकलन में, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे में ये एक व्यक्ति है जो साल भर इसमें पानी डालता है, इसमें खाद डालता है, और इसके लिए जो भी आवश्यक इसके लिए चीजें हैं वो इसको उपलब्ध करवाता है, और साल भर इसका ध्यान रखता है। क्यों रखता है? ताकि ये जो पौधा है वो बड़ा होकर फूल देगा, फल देगा, और जो है इसकी अच्छी से ग्रोथ होगी। तो इन सभी के लिए ये व्यक्ति इसमें पानी डालता है। तो ये क्या है कि ऐसे ही एक शिक्षक जो है वो क्या करता है, पूरी साल भर अपने विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का समावेश करता है, उनको अच्छी टेक्निक्स के माध्यम से शिक्षण करवाने का प्रयास करता है, उनके लेवल के अनुसार उनको टीचिंग करवाई जाती है। इसके लिए वो नई नई टेक्निक्स यूज कर सकता है, उनके मेंटल स्तर को देखते हुए वो टेक्निक्स में परिवर्तन कर सकता है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके साथ में जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए रेमेडियल क्लासेस का जो है वो प्रबंध किया जा सकता है। तो वो कब किया जा सकता है? जब एक शिक्षक को पता हो कि बच्चों का अधिगम स्तर कैसा है, उन्होंने शिक्षण जो है वो उचित रूप से किया है या नहीं किया है। तो ये हो गया, जैसे एक व्यक्ति इसका ध्यान रखता है वैसे ही एक टीचर जो है अपने बच्चों का ध्यान रखता है और उनको आगे बढ़ने में वो हेल्प करता है। अब मूल्यांकन की बात आती है, तो इसमें तो क्या हो गई, इसमें देखी जाती है क्वालिटी, और ये जो है मूल्यांकन, इसमें भी क्या है, जैसे ये पौधा है, अब ये व्यक्ति है वो इसको देख रहा है, क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, और क्या कर रहा है, जज कर रहा है, ये जज कर रहा है, मतलब निर्णयन, क्या हो गया ये, निर्णयन। तो जो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो निर्णय की प्रक्रिया है, मतलब लास्ट में जो टीचर है वो एक बच्चे के बारे में निर्णय देता है कि इस बच्चे में सुधार हुआ है या नहीं, सुधार हुआ है तो कितना हुआ है, और उसके साथ ही उपचार का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जज करना, निर्णय देना तो हो गया मूल्यांकन, और जहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाता है वो हो गया आकलन। तो इन दोनों का जो है मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आकलन जो है वो भी दो प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव आकलन और समेटिव आकलन। फॉर्मेटिव आकलन में तो क्या है कि जैसे दिन प्रतिदिन का जो है वो बच्चों के बारे में जानकारी रखी जाती है, उनके प्रतिदिन की जो क्रियाविधियां हैं उनको देखा जाता है। और जो समेटिव जो आकलन होता है उसमें क्या किया जाता है, पूरे साल की गतिविधियों का तो खैर मूल्यांकन में किया जाता है, लेकिन इसमें पूरे दिन की गतिविधियों का, फॉर्मेटिव में तो हर पीरियड की गतिविधि, हर कालांश की गतिविधि में बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उसके पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर हर पीरियड के बाद
लास्ट में उसका होता है समेटिव। तो लास्ट में जो उस दिन में लास्ट में बच्चे का रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो हो गया समेटिव आकलन। अब ये जो मूल्यांकन है वो भी ऐसे ही दो प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन। ये भी ऐसे ही होता है, फॉर्मेटिव पूरे साल भर चलता है और जो समेटिव जो मूल्यांकन है वो साल के अंत में किया जाता है पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब मूल्यांकन किया जाता है और सिलेबस जब चलता रहता है तब आकलन किया जाता है। अब ये हो गई यहाँ तक की बात। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं मापन की। ये जो मापन है वो क्या है, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार मापन के कौन कौन से हैं? जो पहला जो है मापन का वो है नामित स्तर। पहला प्रकार कौन सा है? नामित स्तर। ये जो है सबसे लो क्वालिटी का मापन है, इस सबसे कमजोर क्वालिटी है इसकी, इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि बहुत सारे व्यक्तियों में से शिक्षक कितने हैं, उनमें से वकील कितने हैं और जो भी है अदर पेशे के जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं। तो सिर्फ इसमें क्या देखी जाती है? मात्रा देखी जाती है कि शिक्षक इतने हैं, वकील इतने हैं। तो जहाँ पे जो है मात्रा देखी जाती है वो हो गया नामित स्तर। तो ये सबसे जो है लो लेवल का है। इसके बाद आ जाता है आपका नामित स्तर के बाद आ जाता है आपका क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर का मापन। क्रमिक स्तर के मापन में जो है ये देखा जाता है कि जो बच्चा है उसका कक्षा में स्थान कौन सा है, वो प्रथम स्थान पे आ रहा है। जैसे 30 एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ये 30 बच्चे हैं। इन 30 बच्चों में से प्रथम स्थान पे आने वाले बच्चे कितने हैं, द्वितीय स्थान पे आने वाले बच्चे कितने हैं, तृतीय स्थान पे आने वाले बच्चे कितने हैं। तो ये जो चीज है वो इस क्रमिक स्तर में देखी जाती है। इसके बाद जो है मापन का अगला जो प्रकार है वो आता है अंतराल मापन। अब इस अंतराल मापन में क्या देखा जाता है कि इसमें जो है दो बच्चों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है, या फिर जैसे अंकों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है कि जैसे 70 से 80 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। 70 से 80 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। या फिर जैसे 90 से 110 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो अंतराल देखे जा रहे हैं ना इसमें कि इतने से इतने के बीच में कितने आ रहे हैं विद्यार्थी और इतने से इतने के बीच में विद्यार्थी कितने आ रहे हैं। तो एक जो है बात उभर के आती है कि जो ये अंतराल मापन है वो हमने जो हमारा बुद्धि लब्धि का जो मापनी दी है टर्मन ने, तो वो क्वेश्चन बनता है कि टर्मन की जो बुद्धि लब्धि जो मापनी है वो मापन के कौन से स्तर के अंतर्गत आती है या कौन से प्रकार के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा कि जो अंतराल मापन है वो टर्मन के बुद्धि लब्धि के मापन के जो है उसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टर्मन का बुद्धि लब्धि का जो है वो इसमें शामिल होता है। अब ये हो गए मापन के 3 प्रकार। अब मापन का जो चौथा प्रकार है वो है अनुपात मापन। अनुपात मापन। अनुपात मापन जो है ये सर्वोच्च स्तर का मापन है। सर्वोच्च स्तर। निम्न स्तर का मापन तो कौन सा हो गया, नामित स्तर वाला मापन, और सर्वोच्च स्तर वाला मापन कौन सा हो गया, अनुपात मापन। इसमें क्या है कि अनुपात में जो है वो डिसीजन दिए जाते हैं। जैसे 1:2 आप जो है सब मैथ में पढ़ते हैं अनुपात तो उसमें 1:2, 3:4 जैसे है वो इसमें जो है निर्णय इस अनुपात में दिया जाता है। जैसे जयपुर से जोधपुर की दूरी प्लस
जोधपुर से उदयपुर की दूरी। तो कैसे हो गया, 1:2 का अनुपात आ गया ना ऐसे। तो ऐसे ही जो है अनुपात जहाँ पे निकाला जाता है वो हो गया अनुपात मापन। ये हो गया अपने मापन के प्रकार। अब एक इनके अलावा हमने मापन, मूल्यांकन और आकलन में जो है वो डिफरेंस पढ़ लिया। लेकिन अब जो मापन प्लस मूल्यांकन, इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस पाया जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है उसका हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मापन है वो क्या है, सीमित स्तर पर किया जाता है, और ये जो है वो क्या है, व्यापक स्तर पे होता है। क्योंकि ये सीमित स्तर पर क्यों है, क्योंकि सिर्फ मात्रात्मक पहलुओं से ये संबंधित होता है, तो ये सीमित स्तर पे हो गया। और ये व्यापक स्तर पे है क्योंकि इसमें मात्रा प्लस गुण दोनों का इसमें जो है ध्यान रखा जाता है। तो जहाँ पर ओनली मात्रा का ध्यान रखा जाता है, मात्रा में जिसका मापन होता है वो होता है मापन, और जहाँ पे गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों को वो किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, वो हो जाता है मूल्यांकन। तो मेन डिफरेंस ये है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है कि इसके अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो जो है बच्चों की स्थिति बताता है कि बच्चा कक्षा में किस स्थिति में आ रहा है। तो दो बच्चों में ये डिफरेंस बताता है, तुलना करता है दो बच्चों में, या एक कक्षा की दूसरी कक्षा से, या एक कक्षा के अलग अलग बच्चों में बुद्धि स्तर के आधार पे, मानसिक योग्यता के आधार पे, उनकी क्षमताओं के आधार पे ये तुलना करता है। और जो मापन है इसमें तुलना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ अंक बताए जाते हैं कि 70% अंक इस बच्चे के हैं, 80% अंक इस बच्चे के हैं। तो इसमें सिर्फ जो है वो अंक बताए जाते हैं बच्चे के, तो इसलिए इसमें मापन जो है वो तुलना जो है वो बच्चों में संभव नहीं है। इसके अलावा जो है इस मापन मूल्यांकन के आधार पे हम बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसमें बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि सबसे लास्ट में होता है। एक चीज तो ये है कि सबसे लास्ट में होता है, तो सबसे लास्ट में हमें बच्चे के बारे में सब पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार का है, मानसिक स्तर के आधार पे, बौद्धिक स्तर के आधार पे, क्षमताओं के आधार पे, योग्यताओं के आधार पे। तो बच्चा किस स्तर का है, इसके आधार पे हमें बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करने की जो है वो हम बच्चे के बारे में जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके कैसा निकलेगा, कि ये आगे जाके ये सक्सेस होगा या नहीं, सफल होगा या नहीं। तो बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करना कहाँ मुमकिन है, मूल्यांकन के अंतर्गत। और मापन के अंतर्गत हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक 60% जो बच्चा ला रहा है वो आगे जाके सफल होगा। इसकी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसके बारे में हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक 60% जो अंक ला रहा है बच्चा वो आगे जाके फेल हो सकता है, या जैसे जिस बच्चे ने 50% अंक प्राप्त किए हैं वो भी ऐसा हो सकता है कि आगे जाके सफल हो जाए। जैसे कंपटीशन एग्जाम है, आरपीएससी की कोई एग्जाम है, तो उसमें जो आपके जो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है, जैसे आप हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो, हमेशा आपने ना 80% या 90% के आसपास आपने अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन आप ये कहाँ भविष्यवाणी की जा सकती है कि आप कंपटीशन फाइट कर लोगे, आप सरकारी जॉब लग जाओगे। तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और एक कम अंक प्राप्त करने वाला, एक 3rd डिवीजन से पास होने वाला विद्यार्थी भी जो है वो आरपीएससी फाइट कर सकता है। तो हम भविष्यवाणी तो इसमें कर ही नहीं सकते, ये तो और इसमें जो है हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उसके गुणों के आधार पे, उसके परसेंटेज के आधार पे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो आ जाता है
ये मेन डिफरेंस हो ही गया कि ये परिमाणात्मक होता है और ये परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे स्थान बताया जाता है बच्चे का, इसमें क्या है, स्थान बताया जाता है बच्चे का कि बच्चा कक्षा में कौन से स्थान पे आ रहा है, प्रथम स्थान पे आ रहा है, द्वितीय स्थान पे आ रहा है, तो मतलब उसके जो अदर गुण है, अन्य जो उसकी क्वालिटीज है, उसका भी इसमें ध्यान रखा जा रहा है। आजकल जो ग्रेडिंग जो प्रणाली अपनाई गई है इवेल्युएशन के अंतर्गत, तो वो क्यों अपनाई गई है, ताकि उसमें बच्चे की ना केवल मात्रात्मक मापन हो सके, बल्कि उसका जो है गुणात्मक, उसकी अदर जो क्वालिटीज है उनको भी ध्यान में रखा जाए। हो सकता है एक बच्चा जो है कोई सब्जेक्ट में वीक है, लेकिन वो खेलने में आगे है, वो अनुशासन में आगे है, वो कक्षा में सबसे अच्छा जो है बच्चा साबित होता है, लेकिन उसके जो है परसेंटेज कम आती है। तो मूल्यांकन जो है इसमें ग्रेडिंग प्रणाली इसीलिए रखी गई है कि बच्चे का ना केवल परिमाणात्मक जो है आकलन किया जाए, बल्कि उसका जो है गुणात्मक आकलन भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसलिए जो है ग्रेडिंग प्रणाली को इसमें अपनाया गया है, क्योंकि ये बच्चे का ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस जज करता है। तो जहाँ जज होता है वहां पे हो गया मूल्यांकन। ये जो है मेन डिफरेंस मैंने आपको मापन, मूल्यांकन और आकलन के अंतर्गत बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।